अब हमारे पास है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्म्स लिखना चाहिए था, एनीवे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको पहले जान लेते हैं कि भाई सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सब चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, देखो सिस्टम मतलब एक ऐसा जगह, हम बोलेंगे स्पेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेस या ऐसे लिख देना कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अच्छा है कि यहां से लिखो कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हाँ हाँ, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के जगह को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो बोलेंगे पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, जहां पे ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा कोई भी स्पेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अगला हमारे पास टर्म है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या बोलता है कि if the physical property and the chemical properties are identical throughout the system, बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties are identical throughout the system को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम समझाते हैं कैसे क्या। मान लीजिए हम एक कंटेनर में दूध गर्म कर रहे हैं, तो दूध गर्म करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे चूल्हा जलाए, हम बोले चूल्हा के कांटेक्ट में जो दूध था पहले वो गर्म हुआ और ये गर्मी धीरे धीरे सब जगह फैल गया, और फाइनली हमने देखा कि सब जगह पे टेम्परेचर, मान लो यहाँ थर्मामीटर लगाए हमको आ रहा है 70 डिग्री, यहाँ लगाए हम बोले फिर से 70 डिग्री, यहाँ लगाए 70 डिग्री, हम बोले चलो भाई डेंसिटी भी चेक करेंगे, हम इन्हीं तीनों जगह पे डेंसिटी भी चेक किए, हम बोले डेंसिटी भी सेम आ रही है। देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हर चीज थ्रू आउट द सिस्टम सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा होमोजीनियस। अब बोलोगे सर ऐसे तो हर चीज होमोजीनियस होती है, हम बोले नहीं, हर चीज नहीं होती। एनवायरमेंट, देखिए हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या है, होमोजीनियस नहीं है। क्यों, आप दिल्ली में देखिएगा तो भाई ज्यादा ज्यादा क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, हाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है कहीं कहीं पे। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इधर चले जाएं कि जम्मू एंड कश्मीर चले जाएं, तो वहां पे पॉल्यूशन का लेवल क्या है, अलग है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अब आप बताइए मुझे कि कहाँ दोनों जगह सेम रहा, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा जो एनवायरमेंट है ये कौन सा सिस्टम है, हम बोलेंगे ये है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, पुनीत बात समझ में आ रही है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। मैंने आपको सराउंडिंग बता ही दिया है, तो इतने टर्म्स आपको समझ में आ गए। अगला हमारा जो टर्म है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम हमारा कितने टाइप का होता है, सबसे पहले है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग पड़ जाना, मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये ना तो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी, ना तो मास। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर रखा है, कंटेनर को हम वुडन जैकेट पहना दिए और इसके ऊपर क्या किए, उसके ऊपर हम एक चीज से ढक दिए हैं, मान लो थर्मोकोल से ढक दिए होंगे, और ऊपर हमने पूरा लकड़ी से इसको पैक कर दिया। अब ना तो एनर्जी कहीं से इसके अंदर आ रही है, ना इसकी एनर्जी कहीं बाहर जा रही है, क्या हो गया, ये आइसोलेटेड हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, केवल एनर्जी ही नहीं, मास भी, ठीक है, कांट बी एक्सचेंज्ड, कांट बी
एक्सचेंज कहां से एक्सचेंज होगा? सराउंडिंग से। एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ ये एनर्जी और मास कुछ भी एक्सचेंज ना कर पाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मुझे डेफिनेशन एकदम रट्टा मार वाला लिखवाने की जरूरत है जो एकदम किताब में लिखते हैं? नहीं सर, अपने देखो मैं समझो तो पॉइंट हो गया तो हो गया, बस अपने लैंग्वेज में लिखो। क्लोज सिस्टम एक होता है बेटा। क्लोज सिस्टम भी क्या होता है ना, ढका हुआ तो होता है, ये रहा, लेकिन इसको ना तुमने वुडन जैकेट नहीं पहनाया था, यहाँ पे वुडन जैकेट पहना दिया था। जैकेट मतलब कवरिंग, ठीक है। पुनीत बोल रहा सर कहाँ आता है ऐसा जैकेट? हाँ। कहीं आता लकड़ी का जैकेट बहुत बढ़िया है, सही तो तिब्बतियन मार्केट में भी नहीं मिलता। तो मान लो दूध गर्म किए और उसके ऊपर एक प्लेट रख दिया हमने लोहे का, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी तो एक्सचेंज हो जा रही है, देखो ना, हीट तो बाहर चला जा रहा है, तभी तो ठंडा हो जाएगा ना धीरे धीरे। एक्सचेंज क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मास जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और एक तीसरा होता है बेटा ओपन सिस्टम, जिसमें दोनों चीजें एक्सचेंज हो। वही दूध गर्म कर रहे थे, थाली ऊपर में कुछ नहीं था, नीचे बर्नर लगा दिए, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ से वेपर बाहर निकल रहा है, हीट भी बाहर निकल रहा है। तो हम बोलेंगे मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। किसके साथ एक्सचेंज होगा? विथ सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग। यही सब है, किताब में लिखा होता है इस तरीके से, तो समझ जाइएगा कि भाई हमको भी लिखना चाहिए सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं सराउंडिंग ना लिखूं तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पे एनर्जी और मास एक्सचेंज तो हो रहा है, अब मान लीजिए इसमें भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ का एनर्जी इसको मिल रहा है, यहाँ का एनर्जी इसको मिल जा रही है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है लेकिन विद इन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एनर्जी और मास एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ का मास वहां जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, ऐसे ही हो रहा होगा ना जब जब वेपर बन रहा होगा। तो हम बोलेंगे क्या, कोई बोल दे कि बताइए ये बात सही है कि गलत है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एनर्जी एक्सचेंज और मास एक्सचेंज नहीं होता, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स हो गया ना, मास और एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन विद इन द सिस्टम होती है। हाँ। है कि नहीं? तो गलत नहीं करना है, आपको हाँ, समझ जाना है कि भैया किसके साथ एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए ये सब बातें लिखना जरूरी होता है। एनीवे नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में यहाँ से बातें अलग हो जाती हैं कि हम यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। समझाते हैं क्या होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ। सर हम किसको बोल रहे हैं? हाँ हम सराउंडिंग और यूनिट। देखिए देखिए मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट में ये हमारा है सिस्टम, बस इतना दूर है सिस्टम, ठीक है। ये कंटेनर हमारा सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग है, बाकी सब सराउंडिंग, ठीक है। तो एक्सचेंज बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर में तो होगा ही, देखो ना अंदर में तो हो ही रहा है सब। ओके, तो अब है कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? सर माइक्रो तो सुना था, मैक्रो क्या होता है? हम बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। बल्क बिहेवियर मतलब बड़ा पार्टिकल्स। बड़ा पार्टिकल कैसे बनेगा? हम बोलेंगे बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल का कलेक्शन से बनेगा। मतलब हम यहाँ पे माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ मैक्रो पढ़ रहे हैं, मतलब ढेर सारे पार्टिकल को पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो मैं यही लिखना चाहता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम arises from the bulk behavior of matter, ठीक है, are called macroscopic।
स्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोलेंगे सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम पूरे सिस्टम का जानना चाहते हैं। और क्या है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम। और क्या हो गया तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझ लो, एक पार्टिकल का कभी हो सकता है क्या? नहीं। मास एक्सेप्ट। तो हम पूरे सिस्टम को ना बल्क में पढ़ना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो, माइक्रो नहीं। ठीक है भाई, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। सुना है तूने मैक्रो मैन? हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ। सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सुना है सर? हाँ, बढ़िया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सुना है? अच्छा ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो सर फटाफट, मतलब नया नया चीज लाते जा रहे हो, एक तो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है पहले। पुनीत बोलेगा सर विक्स की गोली लो। विक्स की गोली लेंगे तो डाइजेशन हो जाएगा? नहीं सर, सर थोड़ा सा एग्जांपल्स वाला लाइन छूट लिखना बाकी है सर मेरा। ये ले, कोई भी लिख दे, जो भी बल्क से हमको पता चलता है वो एग्जांपल होगा। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम बोलेंगे दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which do not depends the number of particles। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता, या फिर हम बोल सकते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले अच्छा ये क्या बात है? हम बोलते हैं हम बोले बताइए, बताते हैं, रुकिए। हम बोले इतना बड़ा कंटेनर में हमने क्या किया, दूध गर्म किया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते, देखिए देख है क्या है कि हमारे पास इतना मिल्क था। हम बोले कि एक काम करो, इसकी डेंसिटी चेक करो। आपने बोला सर इसकी डेंसिटी है रो। हम बोले एक काम करो, छोटा सा कटोरी में निकाल के लाओ, इसको चेक करो। आप बोले सर इसका भी तो रो ही रहेगा, डेंसिटी थोड़ी फर्क पड़ता है। हम बोले हाँ सही बात है, डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा आगे, डेंसिटी। दूसरा हम बोले कलर, रंग। हम बोले सर इतना बड़ा का व्हाइट होता है तो छोटा सा लेके आएंगे तो क्या होगा? हम बोलेंगे वो भी वही रहेगा, कलर आ गया। और कौन सा? हम बोलेंगे टेम्परेचर। ऐसा हो सकता है क्या कि देखिए 1 लीटर पानी, 1 लीटर हमारे पास दूध था तो उसका टेम्परेचर था मान ले 15 डिग्री। ठीक है, तो बोले सर अगर 5 लीटर का कितना हो जाएगा? 5 लीटर का भी 15 ही डिग्री रहेगा। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होता। क्या होता है? ऐड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से टेम्परेचर हो सकता है, कलर हो ऊपर सकता वाले है। में भी तो टेम्परेचर लिखा था सर। कोई नहीं, वो तो अरे वो प्रॉपर्टीज कॉमन है, उसके अंदर 2 पार्ट आ गए। ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। छोड़ना भी, स्पेसिफिक क्या लिख दिया मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अरे विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन समझ में आता है? हाँ, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में ना फर्क होता है। डेंसिटी और विस्कोसिटी में एक फर्क है। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे समझ ले कि कोई चीज विस्कस कब होता है ज्यादा, जब वो ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, चिपक मत जाना इसी बात से कि नहीं नहीं सर आप तो ऐसे बताए थे। विस्कोसिटी बहुत हद तक रिलेटेड होता है लेकिन अलग अलग। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी खाली नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, कहाँ पढ़ा होगा तूने? नहीं अभी नहीं पढ़ा होगा। कैलोरीमेट्री में नहीं पढ़ा ना अभी? ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चल एक्सेट्रा। और एक चीज बता दूं, ये रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी, जो मन करे लिखो ना, सब चलेंगे। ठीक है, पर ध्यान से कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। हम बोले अच्छा सर ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई। तो दूसरी बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिख दीजिए, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बोलेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर? एग्जांपल में ले लेते हैं मास। हम बोले एक कटोरी का मान ले आता होगा 200 ग्राम, तो पूरे का कितना आएगा? तो ज्यादा आ जाएगा, मतलब अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। तो एक हो गया मास। और क्या बात करेंगे बेटा? तो हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, पुनीत सोच रहा होगा सर यहाँ भी तो लिखा था, स्पेसिफिक था वो, स्पेसिफिक। यहाँ पे हीट कैपेसिटी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं सूझ रहे, जाने दो। तो ये सब हो गए कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं इसका, देखिए। इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल समझना बढ़िया से, स्टेट वेरिएबल क्या होता है। हम बोलेंगे द मेजरेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। लिख के बताता हूं, द measurable properties required to describe the state of the substance के राज्य को, राज्य नहीं, स्टेट मतलब क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एक्सेट्रा। स्टेट वेरिएबल बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल में आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर किसी का बता दो तो हम बता देंगे कि वो सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, कि गैस के फॉर्म में है। प्रेशर अगर आप हमको बता दो तो हम वो भी बता देंगे, प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप हमको बता दो तो हम आपको बता देंगे। कंपोजिशन बता दो तो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। ढेर सारी इस तरीके के इंफॉर्मेशन अगर आप हमको दोगे तो हम बता देंगे कि भाई पानी मतलब वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, कि सॉलिड के फॉर्म में। अब आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, भाई ये स्टेट फंक्शन क्या होता है समझिए। पहले यहां तक हो गया लिख के। आओ स्टेट फंक्शन के बारे में बताते हैं। पहली बात है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो, तो हम बोलेंगे हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन the state of the function, and is independent of the path or manner by which the state is reached। कैसे उस स्टेट पे आप गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी, उसकी क्या एनर्जी या प्रॉपर्टीज। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए आप इस हाइट तक लेके जाते हो एक ब्लॉक को, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आने पर एनर्जी कितनी हो गई? mgh। आप बोलोगे सर यहां से लेके जाएंगे ऐसे तो हम बोलेंगे तो भी mgh ही होगा। आप चाहे ऐसे ऐसे सीढ़ी पे लेके आओ तब भी क्या होगी इसकी एनर्जी, यहां से यहां तक ले जाने में, या कितनी एनर्जी उसके पास आ गई होगी? हम बोलेंगे जितनी उसकी हाइट है। तो क्या हो गया? हम बोल रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या बोला जाता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू
डिपेंड्स ओनली अपॉन स्टेट ऑफ फंक्शन, किस स्टेट में। अब जैसे मान लो हम पानी को गर्म करके क्या कर दिए, 100 डिग्री पे लेके चले गए, तो देखो 100 डिग्री पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 डिग्री 50 डिग्री से लेके उसको 100 डिग्री पे ले जाओ, या आप 0 डिग्री से 100 डिग्री पे ले जाओ। एक बार अगर वो 100 डिग्री पे पहुंच गया तो जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी, चाहे आप 50 से लेके आओ, 0 डिग्री से लेके आओ, 80 डिग्री से लेके आओ, कैसे आपका रास्ता क्या था, किस मैनर में आप लेके गए, पहले आप इसको ठंडा किए 20 डिग्री पे, फिर गर्म किए, कुछ भी कर लो, 100 डिग्री पे जितना होना चाहिए एनर्जी उतनी ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी करके लाए हो। बात समझ में आ रही है आपको पुनीत? हाँ सर, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस तरीके से लाए उस पर डिपेंड नहीं करता, ये बस फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। सबकी चर्चा बहुत डिटेल में आगे चैप्टर में होगी, पहले तो हम टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ। अगला है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। हमारे पास प्रोसेसेस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात चलेगी। तो पहला है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसो मतलब वो क्या हो गया, आइसोलेटेड, ठीक है, तो मतलब अलग थलग मतलब कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ऐसा अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये कौन सा प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरा होता है हाँ एडियाबैटिक। ठीक है, कई लोग इसको आइडियाबैटिक भी पढ़ते हैं, आइडियाबैटिक, ठीक है, मैं उसको एडियाबैटिक बोलता हूं, जैसे मैंने वैसे बोलो। बोलता है इसमें क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस में इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस हीट इज नॉट एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। क्या होता है, हीट इसमें एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें होता था पहले वाले में, हम बोलेंगे हाँ हीट एक्सचेंज। अब सोचो कि बेटा मैं चूल्हा जला के पानी गर्म कर रहा हूं, ठीक है, पानी गर्म कर रहा हूं, लेकिन इसका टेम्परेचर 50 मान ले 100 के 100 ही है, क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर अंदर से ले रहा है लेकिन ये बाहर दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट है कि नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा चीज है कि ये नहीं दे पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इसको हम हीट दे दिए, यहाँ पे रह गया, अब ये सराउंडिंग के साथ दे ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसका हीट बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, बदल जाता है। एडियाबैटिक में टेम्परेचर बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पाता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मान लो हम ठंडा कर रहे होंगे तो घट बढ़ जाएगा। सही है। तो हमारे पास दो प्रोसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे छोटे और प्रोसेसेस है, फटाफट उसको भी लिख लेते हैं, नाम से आपको समझ में आ जाएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। तीसरा है आइसोबैरिक, बताओ तो क्या करें, आइसोबैरिक, बार मतलब प्रेशर होता है, बाहर से प्रेशर है ना, हम बोलेंगे प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। हाँ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, किसका, सिस्टम का। चौथा है आइसोपोरिक, मतलब हो गया वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। हाँ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। पांचवा है कि बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्शन जो है ना वो रिवर्स हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने पे। लिख के बता देता हूं, अ प्रोसेस इन विच
in which the direction may get reverse at any stage by merely a small change in variable like temperature, pressure, etc. ठीक है, इरिवर्सिबल जो नहीं बदलता, ठीक है, क्या बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन नहीं बदलता, लिख लीजिएगा इस बात को। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। A process undergoes series of changes and ultimately return to its original state। ठीक है, इस चीज को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे A to B हुआ, B to C हो गया, ठीक है, और फिर C से A पे चला गया, ये साइक्लिक प्रोसेस। हाँ ठीक है, तो बेसिक टर्म्स तो हमको समझ में आ गया है ना। यहां तक जल्दी से लिखिए, आगे की कहानी सुनाता हूं मैं। ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर करने का जो मोड है वो तो दो तरीके से, एक होता है कि हीट के फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हीट अगर बात कर रहे हैं तो हीट अगर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हीट अगर एब्जॉर्ब होगा किससे, बाय द सिस्टम के द्वारा अगर हीट एब्जॉर्ब होगा बेटा तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। एक चीज याद रखना, फिजिक्स में इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, उल्टा फिजिक्स में नेगेटिव लेते हैं, रीजन बताऊंगा क्यों। पहले इसको ध्यान रख लेना एक बात, केमिस्ट्री में पॉजिटिव ही रहते हैं, यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं, मतलब यहीं पे सबसे बड़ा उनको चैलेंज लगता है। हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम के द्वारा अगर हीट दिया जा रहा है ना तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव। अब समझिए क्यों फिजिक्स में इसको क्यों पॉजिटिव बोलते हैं। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम चूल्हा जला के नोट करना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, सही बात है। ठीक है, तो चूल्हा हम जो चाहते हैं वो एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है, हम क्या चाहते थे, एनर्जी इस पे चली जाए, मतलब हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो रिएक्शंस होंगे, हम उसको नोट करेंगे, सही बात है। पुनीत बोलते चलना। हाँ, तो अगर ये चीज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है। लेकिन फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, हम चूल्हा जलाते नहीं है, हम एक मशीन बनाते हैं जो क्या करता है, हीट देता है, सही बात है। अब देख, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था कि हम मशीन चलाएं, हीट बाहर निकले, सही है। तो जब हीट बाहर निकलेगी सिस्टम से तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है बेटा, हीट एब्जॉर्ब, हम हीट को एब्जॉर्ब करा के इसको नोट करना चाहते थे कि अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी क्या बात, क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ क्यों इसमें पॉजिटिव, क्यों उसमें नेगेटिव, बता तो क्यों। इसमें सर, हाँ बता। इसमें ये फिजिक्स में सर एक मशीन से हम हीट बनाते और वो सराउंडिंग को देते सर। हाँ, हीट मशीन हम बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं उसको। तो हीट इंजन फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हीट इंजन का काम क्या है, हीट को जनरेट करना, सही है। अब हीट जनरेट कर गया, मतलब हम जो चाहते थे हो गया, तो हम बोले जो एनर्जी मिली वो पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे ये हीट ले और रिएक्शन करे कुछ। ठीक है, तो हम चाहते थे कि भाई हीट अंदर जाए, और अंदर गया तो हम बोले पॉजिटिव। जो हम चाहते हैं वैसा अगर एनर्जी मिले तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, सही बात है, ये यूनिवर्सल बात है ये।
हाँ सर। खाली यही नहीं, हर जगह पे। अब सुनिए, Yes. दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन, यहां भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है पॉजिटिव, और वर्क डन बाय, एक मिनट, ऑन द सिस्टम है बेटा, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और बाय द सिस्टम नेगेटिव। याद करो फिजिक्स में हर बार मैं उल्टा बताता था। उल्टा हाँ, बोलेगा। क्या बोलता था मैं कि देखो, अगर मैं काम करूंगा, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक सामान उठाया, उसको कुछ हाइट तक लेके चले गए बेटा, तो हमने कितना काम किया, तो हम बोलेंगे कि मैंने काम किया, मैंने कितना काम किया, तो मैंने काम किया mgh, बराबर है पुनीत? उस पत्थर ने कितना काम किया जिस पत्थर को मैंने उठा के ऊपर रखा? बोला सर पत्थर कोई नहीं काम किया, पत्थर के ऊपर काम किया आपने, इसलिए पत्थर का काम हो गया माइनस mgh। सही बात है। हाँ सर। केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे हाँ। ध्यान से क्या बोला है, केमिस्ट्री में वो उल्टा चल रहा है कि भाई वर्क डन सिस्टम ऑन पे द हो। सिस्टम। हाँ, आप बोले सर कैसे, नहीं पल्ले नहीं पड़ा सर, हम बोले वही वाला एग्जांपल लो ना, वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में, तो हीट अगर सिस्टम के अंदर जाए, ऑन द सिस्टम अगर हीट जाए तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखो, अगर अगर बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, बाय द सिस्टम, हम चाहते थे हीट ले वो, लेकिन ये हीट खुद दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव है, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। फिजिक्स में उल्टा होता है, ठीक है, लिख दूं यहाँ पे, फिजिक्स में उल्टा होता है। सही लिखा क्या हिंदी पुनीत? पुनीत तेरा हिंदी था सब्जेक्ट? नहीं सर। मेरा भी था। मेरा, तेरा भी नहीं था? मेरा हिंदी था। हिंदी था 10 तक की 12 तक, मतलब 12th में तो हिंदी नहीं है सर, ही 10th तक, 12th में तो बराबर, मैं ही गलत जा रहा था। 12th का तो मेरे को पूरा ही पता है। चल आजा, अब हम बात कर रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स में सर इससे रॉन्ग हो सकता हूँ सर, यही चांसेस है रॉन्ग होने के। बस ये वाला बात ना एकदम पकड़ लो इस बात को, ठीक है, कि फिजिक्स का उल्टा चलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस हाँ, और खूब गलती होती है, खूब, मतलब बेधड़ले से बच्चे गलती करते हैं, ये बात, बच्चे ही नहीं बड़े भी गलती करते हैं, हम लोग से भी हो जाती है, तो याद दिला देना मुझे ना उस समय कि सर आप तो बताए थे, तो मैं याद आ जाएगा मुझे, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखोगे ना तो गलती हो जाएगी, बस, और ध्यान रखोगे तो नहीं होगी गलती, इतना कोई बड़ा चीज नहीं है। आइए, प्रेशर वर्क हम आपको पढ़ाते हैं, यही अपना आखिरी टॉपिक होगा आज का। देख, मैं खराब डायग्राम बनाना नहीं चाहता अपने, क्या करूं बताओ? हाँ, कौन सा बनाओ, ये बना देते हैं। स्क्वायर बनाना है सर। वाह बढ़िया सर। बस अभी रुक, देखते तो जा, कमाल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो डब्बे के अंदर दिखाओगे? अरे रुकना, ये हिल क्यों नहीं रहा है यहाँ से, क्या करूँ इसका, रुक, ये हो सकता है, हाँ अब ठीक है, यहाँ बना सर दो। ये अच्छा है। अभी सुंदरता इसकी बाकी है। सिलेंडर बनाना है क्या? हाँ, सिलेंडर में ही तो ये पिस्टन वगैरह का काम होता है। डायरेक्ट सिलेंडर नहीं मिलता क्या सर? नहीं, नॉर्मल सिलेंडर, सब कुछ रेडीमेड ना पुनीत नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रगल करना पड़ता है। अनन्या पांडे की तरह। सुना था पुनीत? उसने तो बहुत स्ट्रगल किया है सर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल। उससे ज्यादा तो किसी ने किया ही नहीं है सर। हाँ ना, बहुत
और वो तो मतलब वैसे जीभ से नाक को भी छू लेती, टैलेंटेड भी खूब है। हाँ सर, आज से उसने कपिल शर्मा से बोला था एक बार सर कि उसके आप सर कपिल शर्मा से पूछा था कि आपके पास कौन सा टैलेंट है क्या, बस बस हम भी तो वो वही देखे हुए थे। टाइगर श्रॉफ मतलब ये करता, कराटे करता, वो सिंगिंग करती दूसरी हीरोइन, तो वो बोलती मैं और ऊपर से बोलती इट्स माय टैलेंट। हाँ मेरे को तो बहुत हंसी आई इस बात पे कि क्या बात है। और सर कौन से भी प्रोड्यूसर को सर काम में मांगने आते ना, तो मतलब ऐसा कोई भी अगले एक्टर के सर BMW से जाएंगे क्या सर, कौन से प्रोड्यूसर को काम मांगने के लिए सर? नहीं, अरे इतना स्ट्रगल था बताओ, ऐसी गाड़ी में जाते थे, काम नहीं मिलता था, फिर मैं थक के पहले जूस पीती थी। हो बाप रे, याद मत दिला मेरे स्ट्रगल के दिन। चलो आओ देखो, जो वीडियो एडिट करेगा ना मेरा बहुत हंसेगा, क्या चल रहा है सर, कैसे पढ़ा रहे। देख यहाँ पे क्या हुआ, पहले वॉल्यूम ना बेटा, यहाँ पे पहले वॉल्यूम इतने दूर के लिए यहाँ तक का वॉल्यूम मान ले V2 था, बाद में इसको दबा के हम वॉल्यूम को कम कर दिए, बन गया V1। ध्यान रखना V1 हाइट नहीं है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, बाजू बाजू में लिख रहा हूँ ये बात। और क्या है तो बोलता है कि इसका जो एरिया है ना, ये एरिया को A बोलेंगे, और कितना लंबाई कंप्रेस हुआ है उसको L बोलेंगे। L लेंथ क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। तो आप मुझे बताइए, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा था आपने, वही किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फोर्स की जगह पे ये लिख रहा हूँ, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L हुआ है। कितना हुआ है, L हुआ है बेटा। एरिया इंटू लंबाई जो होती है वो तो वॉल्यूम होता है, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। तो हम बोलेंगे ये वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम V2 फिर बाद में V1, तो कितना चेंज हुआ, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ ना, इतना वॉल्यूम का कितना होगा, तो हम बोलेंगे एरिया इंटू लेंथ। हम बोले अच्छा ठीक है, इसका मतलब है PV2 माइनस V1। देख रहा पुनीत मेरा स्ट्रगल, बस यही है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। ध्यान रखिएगा, आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, सिस्टम इसको धक्का देके खुद नहीं बाहर दे रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, आप कर रहे हो काम। तो बताइए, आपका जो सिस्टम के ऊपर काम करते हो उसको पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव। लिखो लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। छोटा सा चीज बताऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, समय चाहे जो भी लगे। अब पुनीत लगेगा सुंदर डायग्राम बनाने, पुनीत कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसे ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे बना। हाँ सर वैसे बस देखा, तेरा काम कर दिया आसान मैंने। ये हो गया यहाँ पे ये हैंडल, ठीक है, ये हो गया बेटा डेल्टा V। ठीक है, ये था पूरा हाइट V2, हाइट नहीं, पूरा वॉल्यूम V2 था, ये वाला वो V1 है, इसको L बोल देना, सिंप्लीफाइड वर्जन। पता तू इसी बात से परेशान था ना अभी। हेलो, हाँ बस 5 मिनट में खत्म ही हो रहा है, ठीक है ना, ओके। आप हैं नीचे, ओके ओके ठीक। हेलो, क्या सर? हो गया, सॉल्व हुआ क्या? देख अगली बात मैं क्या सुना रहा हूं आपको, यहाँ पे है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। बोले ठीक है, वर्क डन निकालना है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, तो हम बोले कि ठीक है बताते हैं।
हम बोलेंगे dw छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी dv लिख सकते हैं क्या? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, मतलब सिस्टम के द्वारा काम देख रहे थे। ये सिस्टम के ऊपर काम है तो सिस्टम ने कितना काम किया? माइनस में। तो हम बोलेंगे कि आपको एक और चीज पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, क्योंकि गैसेज वगैरह की बात चल रही है तो हमने ये बात बोला कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो क्या आप पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं? एन बाई वी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये चलो एन बाई वी रहने दो, कोई नहीं। हम बोलेंगे यहाँ पे आके डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस और एन अपॉन वी आर टी और डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं पुनीत? V1 वॉल्यूम कहाँ से कहाँ गया है? V1 से V2 तक। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इसका, देखो nRT तो बेटा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? बोले कि आइसोथर्मल है। देखना आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। R तो कांस्टेंट था ही, नंबर ऑफ मोल तो फिक्स थे भैया। तो यहाँ पे आ गया dV और नीचे आ गया V। इसका इंटीग्रेशन बताओगे क्या होता है? नहीं बताओगे? देखो इसका इंटीग्रेशन होता है nRT ln V, और V का क्या रहेगा लिमिट? V2 एंड V1। तो आप इसको लिख सकते हैं nRT ln V2 माइनस V1। सही है। और हाँ एक काम कर, रुक 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 रुक, हाँ सही तो लग रहा है मुझे, ये पूरे पे लेकिन रहेगा ना, ये पूरे पे रहेगा ऐसा। तो ln V2 माइनस ln V1 ऐसा लिखाएगा बेटा, गलती से लिख दिया मैंने, ये ऐसा लिखाएगा। पुनीत समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? हाँ समझ रहा। अब देख, क्या आपको पता है कि अगर माइनस में लिखा हुआ है तो आप इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, nRT ln V2 बाई V1। माइनस साइन है बेटा यहाँ पे, माइनस छूट रहा था, देखो ये वर्क डन है। तो वर्क डन कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। लेकिन हम लोग ना ln में पसंद नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है। क्या लगा दो? 2.303 लगा दो, तो ये क्या बन जाता है? nRT log बन जाता है, log बेस 10 बन जाता है। ये बन गया V2 और यहाँ पे, ठीक है, V2 और V1। माइनस माइनस भूले तो नहीं? अगर मान लो माइनस आपको नहीं चाहिए तो क्या करोगे? V1 बाई V2 लिख देना। अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे? log बेस 10 V1 अपॉन V2। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। हो गया क्लियर ये बात? कल के क्लास में मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे, जीरो लॉ पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगी कहानी उसके बाद। ठीक है, बहुत कुछ है अभी पढ़ने को, तो 2-4 दिन तो इसमें लगेगा। ओके, तो आज का क्लास में, हाँ जीरो लॉ भी है, जीरो लॉ के पीछे बड़ी कहानी है इंटरेस्टिंग, सुनाऊंगा बाद में। रुको एक मिनट रुको बस। अच्छा कट गया क्या? रुक रुक रुक।